एपीजे अब्दुल कलाम, एक नाम जो सुनते ही जहन में मिसाइल मैन की तस्वीर आती है। एक बेहद पसंद किए जाने वाले राष्ट्रपति और लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा। लेकिन आज हम राष्ट्रपति कलाम या वैज्ञानिक कलाम की उन बड़ी बड़ी उपलब्धियों की बात नहीं करेंगे। हमारे पास उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर का वो शुरुआती हिस्सा है जो उनके बचपन की कहानी कहता है। और हमारी कोशिश ये समझने की है कि रामेश्वरम के उस छोटे से द्वीप शहर की गलियों में ऐसा क्या था जिसने एक साधारण से लड़के को इतना असाधारण बना दिया। उसकी नींव में कौन सी ईंटें थीं? और ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि अक्सर हम महान लोगों की उपलब्धियों को तो देखते हैं लेकिन उनकी जड़ों को, उनकी शुरुआत को भूल जाते हैं। कलाम का बचपन अगर आप भौतिक रूप से देखें तो बहुत ही साधारण था। शायद आज के ज़माने में कुछ लोग कहें कि अभावों वाला था, लेकिन असल में वो भावनात्मक और नैतिक रूप से इतना ज़्यादा समृद्ध था कि उसी ने उनकी उस महान उड़ान की ज़मीन तैयार की। चलिए इसी ज़मीन को थोड़ा और खोदते हैं। कलाम अपने परिवार के बारे में बताते हैं और जो तस्वीर वो खींचते हैं वो आज के ज़माने से बहुत अलग है। उनके पिता जैनुल अब्दीन, हाँ, उनके पास ना कोई बहुत औपचारिक शिक्षा थी, न ज़्यादा पैसा, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो शायद इन सबसे ज़्यादा कीमती है, एक सहज ज्ञान और एक सच्ची उदारता। बिल्कुल। कलाम एक जगह लिखते भी हैं कि उनके पिता हर गैर जरूरी चीज और ऐशो आराम से बचते थे, लेकिन उन्होंने ये भी साफ लिखा है कि घर में कभी भी किसी जरूरी चीज की कमी नहीं हुई। हाँ, मतलब खाना हो, दवा हो, कपड़े, हाँ, सब कुछ। ये एक बहुत ही बारीक संतुलन है ना। इसका मतलब है कि बच्चे को जरूरतों और चाहतों का फर्क बचपन में ही बहुत अच्छे से समझ आ गया था। और उनकी माँ आशिया अम्मा, उनकी उदारता की तो क्या ही बात है। ओ, वो तो अद्भुत है। कलाम लिखते हैं कि मुझे ठीक ठीक याद भी नहीं कि माँ हर रोज कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मुझे इतना पक्का यकीन है कि हमारे परिवार के सारे लोग मिलकर जितने थे उससे कहीं ज्यादा बाहरी लोग हमारे साथ खाना खाते थे। सोचिए जरा। हाँ। और यही वो माहौल है जिसे कलाम अपनी किताब में भौतिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित बचपन कहते हैं। बिल्कुल। एक बच्चा जो ये देख रहा है कि हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है उसे बांटने में कोई कमी नहीं है, उसे क्या सीख मिल रही है? उसे विरासत में अपने पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन मिल रहा है। और माँ से मिल रहा है अच्छाई में भरोसा और गहरी दया। ये वो दौलत थी जो उनके किसी बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि उनके चरित्र में जमा हो रही थी। और फिर इसी सुरक्षित माहौल में दुनिया ने दस्तक दी, और वो भी दूसरे विश्व युद्ध के रूप में। साल था 1939 और कलाम सिर्फ 8 साल के थे। हाँ, और बड़ी मजेदार बात है कि युद्ध का पहला असर उन तक इमली के बीजों के जरिए पहुंचा। ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो लिखते हैं कि न जाने क्यों अचानक बाजार में इमली के बीजों की मांग आसमान छूने लगी, तो 8 साल के कलाम बीज इकट्ठा करते और मस्जिद वाली गली की एक दुकान पर बेच आते। और दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें जो रकम मिलती थी वो थी एक आना। एक आना उस जमाने के हिसाब से शाही रकम रही होगी उनके लिए। बिल्कुल। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। युद्ध का असर और गंभीर हुआ जब रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना बंद हो गया। अब अखबारों के बंडल चलती ट्रेन से ही फेंक दिए जाते थे, और यहीं से उनकी पहली असली कमाई का रास्ता खुला, है ना? हाँ, उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन को एक ऐसे मददगार की जरूरत थी जो उन फेंके हुए बंडलों को पकड़ सके, इकट्ठा कर सके, और ये काम मिला नन्हे कलाम को। ये उनकी पहली तनख्वाह थी। हाँ, और जो बात मुझे सबसे ज्यादा छूती है वो ये है कि कलाम लिखते हैं, आधी सदी के बाद भी मैं आज भी अपनी मेहनत से पहली बार कमाए गए पैसों पर गर्व महसूस कर सकता हूँ। ये एहसास कितना गहरा रहा होगा। मतलब आज इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्हें अपनी उस पहली कमाई का गर्व याद है। एक बच्चे के मन पर इसका क्या असर पड़ता होगा? बहुत गहरा। ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये अपनी कीमत पहचानने जैसा है। जब एक बच्चा अपनी मेहनत से कुछ हासिल करता है तो उसमें आत्मनिर्भरता और सम्मान का भाव पैदा होता है। उसे समझ आता है कि मैं भी योगदान दे सकता हूँ, मैं भी सक्षम हूँ। ये वो सबक था जो किसी स्कूल की किताब में नहीं पढ़ाया जा सकता। जिंदगी का पहला प्रैक्टिकल लेसन। बिल्कुल। तो एक तरफ घर में सादगी और उसूलों का माहौल था, और दूसरी तरफ छोटी उम्र में ही मेहनत की समझ, और इस सब के बीच में थे दोस्त। कलाम के 3 पक्के दोस्त थे, रामानाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। और सबसे दिलचस्प बात ये कि तीनों ही कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे।
हाँ, और यही उस वक्त के रामेश्वरम के सामाजिक ताने-बाने की सबसे खूबसूरत बात है। कलाम साफ लिखते हैं कि बच्चे होने के नाते हमने कभी अपने धर्मों के बीच कोई फर्क महसूस ही नहीं किया। ये कोई बनावटी सेक्युलरिज्म नहीं था, ये जिंदगी जीने का एक स्वाभाविक तरीका था। वो कुछ उदाहरण भी देते हैं जो ये दिखाते हैं कि ये कितना सहज था। जैसे हर साल श्री सीताराम कल्याणम समारोह होता था। हाँ। तो कलाम का परिवार ही मंदिर से विवाह स्थल तक भगवान की मूर्तियों को ले जाने के लिए अपनी नावों का इंतजाम करता था। ये तो आज सोचना भी मुश्किल है। और सिर्फ बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी यही माहौल था। उनकी माँ और दादी रात को सोते समय उन्हें रामायण की कहानियां भी सुनाती थी और पैगंबर के जीवन के किस्से भी। अच्छा। जरा सोचिए, एक बच्चे के मन में ईश्वर या धर्म की कैसी तस्वीर बन रही होगी। कोई दीवार नहीं, कोई बंटवारा नहीं। उसे ये सिखाया जा रहा था कि अच्छी कहानियां और अच्छे मूल्य हर जगह होते हैं, चाहे उनका स्रोत कोई भी हो। तो रामानाथ शास्त्री जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी के बैठे थे, और अब्दुल कलाम जो एक मुस्लिम टोपी पहनते थे, उनका साथ में पहली बेंच पर बैठना उस समाज के लिए बिल्कुल आम बात थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। हाँ, और यही कहानी एक बहुत मार्मिक मोड़ लेती है। 5वीं क्लास में एक नए टीचर आए और जैसा कलाम लिखते हैं, उनसे एक हिंदू पुजारी के बेटे का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठना बर्दाश्त नहीं हुआ। ये सुन के कितना दुख होता है। उस टीचर ने कलाम को उठकर क्लास की सबसे पिछली बेंच पर जाकर बैठने को कहा। उफ। कलाम लिखते हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ, और रामानाथ को भी। जब मैं पीछे जा रहा था तो उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था और फिर वो रोने लगा। कलाम कहते हैं, रामानाथ के रोते हुए उस चेहरे की छाप मुझ पर हमेशा के लिए पड़ गई। एक बच्चे के लिए इससे ज्यादा तकलीफदेह क्या हो सकता है कि उसे बिना किसी गलती के अलग थलग कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो असली कहानी है वो इस घटना के बाद शुरू होती है। हाँ, ये सिर्फ भेदभाव की कहानी नहीं है, ये उसके खिलाफ खड़े होने की कहानी है। बिल्कुल। जब बच्चों ने घर जाकर ये बात बताई तो रामनाथ के पिता लक्ष्मण शास्त्री, जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उन्होंने उस टीचर को घर पे बुलाया और बच्चों के सामने ही उन्होंने जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा, आपको इन मासूम बच्चों के दिमाग में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक नफरत का जहर नहीं घोलना चाहिए। और उन्होंने साफ साफ 2 विकल्प दिए। क्या? या तो माफी मांगो या फिर ये स्कूल और ये द्वीप छोड़कर चले जाओ। वाह, मतलब मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी एक मुस्लिम बच्चे के हक के लिए खड़ा हो गया। ये कितनी बड़ी बात है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि लक्ष्मण शास्त्री का सामाजिक कद कितना बड़ा था। उनकी बात का वजन था। शायद किसी आम आदमी की बात का इतना असर ना होता। सही बात है। ये हमें सामाजिक शक्ति और उसकी जिम्मेदारी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। और नतीजा देखिए, उस टीचर ने न सिर्फ अपने किए पर अफसोस जताया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के इस कड़े रुख ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। ये सुधार की ताकत है। एक जहर घोला जा रहा था और समाज के एक जिम्मेदार इंसान ने उसे अमृत से धो दिया। लेकिन यह अकेला वाकया नहीं था। एक और घटना है जो उनके विज्ञान के टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर से जुड़ी है। हाँ, और ये शायद और भी ज्यादा जटिल है। क्यों? क्योंकि शिव सुब्रमण्यम अय्यर खुद एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, लेकिन वो दिल से इन सामाजिक बाधाओं को तोड़ना चाहते थे। वो कलाम को बहुत मानते थे और एक दिन उन्होंने कलाम को अपने घर खाने पे बुलाया। और जब कलाम उनके घर पहुंचे तो टीचर की पत्नी ये देखकर जैसे दहली गईं। वो इस बात से बिल्कुल भयभीत थीं कि एक मुस्लिम लड़के को उनकी पवित्र रसोई में खाना खिलाया जाएगा। उन्होंने साफ मना कर दिया। अब सोचिए वहां माहौल कितना अजीब, कितना असहज हो गया होगा। बहुत ज्यादा। कोई भी बच्चा ऐसी स्थिति में घबरा जाएगा। लेकिन यहाँ अय्यर जी ने जो किया वो नेतृत्व और शिक्षा का एक शानदार उदाहरण है। कलाम लिखते हैं कि वो ना तो परेशान हुए, ना अपनी पत्नी पर गुस्सा हुए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शांति से अपने हाथों से कलाम को खाना परोसा, चावल डाला, सांभर डाला और फिर खुद उनके बगल में बैठकर खाना खाने लगे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अपने अमल से, अपने एक्शन से सब कुछ सिखा दिया। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब कलाम जाने लगे तो अय्यर ने उन्हें अगले हफ्ते फिर से खाने पर बुलाया। दोबारा? हाँ। और कलाम की हिचकिचाहट देखकर उन्होंने कहा, परेशान मत हो, जब तुम किसी सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हो तो ऐसी मुश्किलें आती ही हैं। एक लाइन में उन्होंने कलाम को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया। और बदलाव आया भी। हाँ। अगले हफ्ते जब कलाम दोबारा उनके घर गए तो क्या हुआ? अगले हफ्ते शिव सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी खुद कलाम को अपनी रसोई के अंदर ले गईं
और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया। कमाल है। सोचिए, एक हफ्ते में कितना बड़ा परिवर्तन। ये दिखाता है कि सही नीयत से किया गया एक व्यक्तिगत प्रयास बिना किसी भाषण के गहरे से गहरे पूर्वाग्रहों को भी पिघला सकता है। मतलब उन्हें बचपन में ही अनुभव मिल गए थे कि समाज में बुराई भी है, लेकिन उससे लड़ने और उसे बदलने वाले अच्छे लोग भी हैं। हाँ। और फिर वक्त बदला, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, भारत की आज़ादी बस मिलने ही वाली थी। पूरे देश में एक उम्मीद की लहर थी और इसी लहर पर सवार होकर कलाम ने रामेश्वरम से बाहर निकलने का फैसला किया। हाँ, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाना था। उन्होंने अपने पिता से इजाजत मांगी और यहाँ उनके पिता ने जो कहा वो हर माँ बाप के लिए एक सबक है। कलाम की माँ थोड़ा हिचकिचा रही थी अपने बेटे को दूर भेजने में, डर लग रहा था उन्हें। स्वाभाविक है। तब उनके पिता ने उन्हें समझाते हुए महान दार्शनिक खलील जिब्रान के शब्द कहे, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे जीवन की अपनी ही इच्छा के बेटे और बेटियां हैं। तुम इन्हें अपना प्यार दे सकती हो, लेकिन अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने विचार हैं। क्या गहरी बात है। ये सिर्फ जाने की इजाजत नहीं है, ये एक बच्चे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके अपने सपनों का सम्मान है। ये समझ है कि आप बच्चों को पाल सकते हैं, उन्हें प्यार दे सकते हैं, लेकिन आप उनके मालिक नहीं बन सकते। उन्हें अपनी उड़ान खुद ही भरनी होगी। और फिर उन्होंने कलाम से कहा, अबुल, मुझे पता है कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए दूर जाना ही होगा। क्या सीगल पक्षी सूरज के पार अकेला और बिना घोंसले के नहीं उड़ता? ये शब्द नहीं थे, ये पंख थे जो एक पिता अपने बेटे को दे रहा था। और ये फिर से हमें उनके पिता के चरित्र की ओर ले जाता है। एक इंसान जिसके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, वो दुनिया के एक महान दार्शनिक को उद्धृत कर रहा है। ये दिखाता है कि बुद्धिमत्ता और ज्ञान डिग्रियों के मोहताज नहीं होते हैं, वो जिंदगी के अनुभवों से आते हैं। तो जब हम इन सभी कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं तो कलाम के बचपन की एक बहुत साफ तस्वीर बनती है। एक ऐसा बचपन जो सादगी में बीता, जहां मेहनत का सम्मान था, जहां अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, और जहां अगर कभी कोई नफरत का बीज बोने की कोशिश करता तो लक्ष्मण शास्त्री और शिव सुब्रमण्यम अय्यर जैसे लोग उसे जड़ से उखाड़ फेंकते थे। बिल्कुल, यही वो इकोसिस्टम था जिसने कलाम को बनाया। इन गुरुओं ने और उनके माता पिता ने मिलकर उनकी सोच को वो आकार दिया जिसने उन्हें न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक बनाया, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी बनाया। उन्होंने सीखा कि ज्ञान सिर्फ किताबों और फॉर्मूलों में नहीं है, वो लोगों के व्यवहार में, उनकी हिम्मत में और उनकी दयालुता में भी है। इसी स्रोत में एक और छोटी सी कहानी है जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। उनके वही विज्ञान के टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर एक दिन पूरी क्लास को समुद्र किनारे ले गए। अच्छा। वो उन्हें दिखाना चाहते थे कि पक्षी उड़ते कैसे हैं। उन्होंने उन्हें उड़ते हुए सीगल दिखाए, उनके पंखों की बनावट समझाई और हवा के दबाव का सिद्धांत समझाया। प्रैक्टिकल क्लास। और उस दिन का कलाम पर क्या असर हुआ? कलाम लिखते हैं, उस दिन समुद्र तट पर जो हुआ उसने मेरी जिंदगी का मकसद तय कर दिया। मुझे समझ आ गया कि मेरा भविष्य उड़ान और उड़ान से जुड़ी प्रणालियों में ही है। उसे क्लास ने भारत के मिसाइल मैन की नियति तय कर दी। और शायद यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। एक टीचर, एक क्लासरूम, या इस मामले में समुद्र का किनारा, और एक प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया गया सबक। हाँ, ये छोटी सी चीज कैसे किसी एक इंसान के जीवन की दिशा बदल सकती है और शायद उसके जरिए एक पूरे देश की नियति को आकार दे सकती है।